नीलकंठ पहाड़ी के ऊपर परियों का जादुई सोने और चांदी का महल। कश्मीर के एक छोटे से गांव में रेशमा नाम की एक लड़की की शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई थी। उसका पति विनोद उसे बहुत प्यार किया करता था और रेशमा की बड़ी ननद कंचन, जिसकी शादी हो चुकी थी, फिर भी वो अपने मायके में ही पड़ी रहती थी और रेशमा को छोटे छोटे बातों के लिए परेशान किया करती थी। तभी एक दिन, अरे रेशमा, तुम अभी तक सो रही हो? मुझे चाय बनाकर कौन देगा? तभी कंचन की ये बात सुनकर उसकी माँ अनुराधा वहाँ पर आती है और उससे कहती है, अरे कंचन बेटा, तू अपनी चाय बनाकर खुद नहीं पी सकती? अरे अभी अभी तो उसकी शादी हुई है, उसे कुछ दिन तो आराम करने दे। अरे हाँ, अपनी बहू के आने के बाद आप तो अपनी बेटी को भूल ही गई हो। बस जब देखो अपनी बहू का पक्ष लेती रहती हो। इतना कहकर कंचन मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और इस तरह शादी के कुछ महीने तक तो रेशमा को ससुराल में सब लोग बहुत ही प्यार करते हैं। लेकिन विनोद के शहर जाते ही अनुराधा और कंचन मिलकर और रेशमा को बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगती है और उससे दिन भर का सारा काम करवाती है। तभी एक दिन, अरे ओ महारानी, अगर कल से तू जल्दी नहीं उठी ना तो कल से तुझे घर के बाहर ही सोना पड़ेगा, समझी? चल अब जा और अपने काम पर लग जा। माँ ने बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ खरी खरी हमारा मुंह क्या देख रही हो? चलो जाओ यहाँ से। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी मैं रेशमा से बोल देती हूँ कि वो आज हम सबके लिए चूल्हे पर ही खाना बनाए। इतना कहकर अनुराधा रेशमा को आवाज लगाती है और उसे चूल्हे पर खाना बनाने के लिए कहती है। तभी रेशमा बोलती है, लेकिन माँ जी, चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तो लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी और घर में तो एक भी लकड़ियाँ नहीं है। अरे लकड़ियाँ नहीं है तो क्या हुआ? पास वाले पहाड़ी के जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आ। अपनी सास की बात सुनकर रेशमा चुपचाप पहाड़ी वाले जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चली जाती है और अपने ससुराल वाले के अत्याचार से वो बहुत ही परेशान होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे किसी जानवर की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रेशमा इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक जख्मी हालत में पड़े हिरन पर जाती है, जो काफी ज्यादा जख्मी होती है, जिसे देखकर रेशमा कहती है, अरे इस हिरन के पैर में तो बहुत ज्यादा चोट आई है। लगता है इसे कोई जंगली जानवर बहुत ज्यादा घायल कर दिया है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर रेशमा आसपास के कुछ पत्ते तोड़कर उसका लेप बनाकर उस हिरन के जख्मों पर लगा देती है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां पर आती है और रेशमा से कहती है, बेटी, तुम सच में बहुत ही अच्छी इंसान हो। एक बेजुबान जानवर की मदद करके तुमने यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। नहीं अम्मा, ये तो बस मेरा फर्ज था। ठीक है बेटी, चलो मेरा एक छोटा सा घर है, तुम कुछ देर मेरे घर चलकर आराम कर लो। नहीं अम्मा, मुझे अभी लकड़ियाँ लेकर घर जाना होगा, वरना मेरी सास मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगी और मेरी ननद भी। ठीक है बेटी, लेकिन तुम एक बार इस नीलकंठ पहाड़ी के ऊपर जाकर देखो, तुम्हें वहाँ पर दो बहुत ही सुंदर से महल दिखाई देंगे। उस महल के अंदर मेरा एक बहुत ही कीमती सामान है, तो क्या तुम उस सामान को मुझे लाकर दे सकती हो? ठीक है अम्मा, आप यहीं आराम कीजिए, मैं अभी आपका सामान लेकर आती हूँ। इतना कहकर रेशमा पहाड़ी के ऊपर जाती है, जहाँ उसे दो सोने और चांदी के महल दिखाई देते हैं। तभी रेशमा चांदी के महल के अंदर जाती है, जहाँ उसे दो सुंदर परियां दिखाई देती है और उससे कहती है,
अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? वो दरअसल परी जी, मुझे किसी का यहाँ कुछ सामान लेना है। ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना होगा। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ परी जी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो तुम हमें यह बताओ कि अगर तुम्हें दो रास्ते दिए जाएं, जहां पहले रास्ते पर चलने से तुम्हें ढेर सारे सोने चांदी के जेवरात प्राप्त होंगे और दूसरे रास्ते पर चलने से तुम्हें सम्मान और प्यार मिलेगा, तो तुम कौन सा रास्ता चुनना पसंद करोगी? मेरे लिए सोने चांदी से ज़्यादा प्यार और सम्मान मायने रखता है, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए सोना चांदी नहीं बल्कि प्यार और सम्मान की ज़रूरत होती है। सच में तुम एक बहुत ही ईमानदार और सच्ची इंसान हो, इसीलिए तुम अंदर जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना कहकर रेशमा जैसे ही उस चांदी की महल के अंदर जाती है तो उसका रूप रंग अचानक से बदल जाता है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत दिखने लगती है, जिसे देखकर रेशमा कहती है, अरे ये अचानक से मेरा रंग रूप कैसे बदल गया? कहीं ये महल कोई जादुई महल तो नहीं? इतना कहकर रेशमा जैसे ही दूसरे महल के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस महल के अंदर बहुत ही सारा सोना चांदी पड़ा होता है, जिसे देखकर रेशमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और फिर कहती है, लगता है ये उन अम्मा का कीमती सामान है जिसे उन्होंने मुझे लाने को कहा था। लगता है यही उन अम्मा का कीमती सामान है जिसे उन्होंने मुझे लाने को कहा था। इतना कहकर रेशमा वो सारा सोना चांदी लेकर महल से बाहर आ जाती है और वो सारा सोना चांदी ले जाकर उन अम्मा को दे देती है और कहती है, ये लीजिए अम्मा, मैं आपका कीमती सामान ले आई। रेशमा की ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी रानी परी में बदल जाती है, जिसे देखकर रेशमा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे आप कौन हो और ये अचानक से आप परी में कैसे बदल गई? मेरा नाम चंद्रिका है और मैं उन दोनों महलों की रानी परी हूँ। जब मैंने तुम्हें उस पेड़ के नीचे रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने तुम्हें झूठ बोलकर अपने जादुई महल तक भेजा। इसलिए अब यह सारा सोना चांदी तुम्हारा है, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी जी, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता है, लेकिन इसे ले जाने से शायद तुम्हारे ससुराल वाले का मन बदल जाए, इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ। रानी परी की बात सुनकर रेशमा वो सारा सोना चांदी लेकर अपने घर चली जाती है और उसके घर पहुंचते ही अनुराधा और कंचन उसके पास इतना सारा सोना चांदी देखकर उसके साथ बहुत ही अच्छे बर्ताव करने लगते हैं और उससे कहते हैं, अरे बहू, आखिर तुझे इतना सारा सोना चांदी मिला कहाँ से? अपनी सास की बात सुनकर रेशमा उन्हें सारी बातें बताती है, जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी के मन में और भी ज्यादा लालच आ जाता है और वो दोनों भी उस जादुई महल में जाने का फैसला करती है। तभी उन्हें पहाड़ी के ऊपर दो जादुई सोने और चांदी के महल दिखाई देते हैं, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी उन्हें दो महलों के बाहर परियों का पहरा दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो दोनों माँ बेटी चुपके से चांदी की महल के अंदर घुस जाती है और महल के अंदर घुसते ही वो दोनों बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। माँ, यह क्या? ये अचानक से हम दोनों इतनी बदसूरत कैसे हो गए? कहीं हम लोग किसी गलत महल के अंदर तो नहीं आ गए? इतना कहकर दोनों माँ बेटी सोने की जादुई महल के अंदर जाती है, जहां उन्हें ढेर सारा सोना चांदी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों जैसे ही उस सोने के पास जाती है वैसे ही उन दोनों के शरीर पर लंकवा मार जाता है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब उनकी आँख खुलती है तो वो दोनों अपने आप को अपने घर पर पाती है।
तभी विनोद भी शहर से वापस आ जाता है और अपनी माँ और अपनी बहन की ये हालत देखकर वो कहता है, अरे रेशमा, ये सब कैसे हो गया? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अरे माँ को क्या हो गया? ये उठ क्यों नहीं पा रही है? और ये कंचन, इसको क्या हो गया? विनोद की बातें सुनकर रेशमा उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद विनोद अपनी माँ और अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी रेशमा के समझाने पर विनोद उन दोनों को माफ कर देता है, जिसके बाद रेशमा अपनी सास और अपनी ननद की बहुत सेवा करती है और ऐसे ही कुछ ही महीनों में वो दोनों बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद रेशमा अपनी सास और अपनी ननद के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है।